नमस्कार। कभी सोचा है जीवन क्या है? हम सब कहाँ से आए? ये वो सवाल हैं जो हजारों सालों से इंसान को हैरान करते आए हैं। आज हम जरा समय में पीछे चलेंगे और उन शानदार खोजों और उनके पीछे के जीनियस लोगों को जानेंगे जिन्होंने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो हमारा ये सफर कहाँ-कहाँ से गुजरेगा? सबसे पहले हम चलेंगे प्राचीन ग्रीस, जहाँ से बायोलॉजी की कहानी शुरू हुई। फिर हम एक ऐसे आविष्कार को देखेंगे जिसने एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया हमारे सामने खोल दी। इसके बाद हम जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी सेल की गहराइयों में उतरेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने धरती पर मौजूद करोड़ों जीवों को समझने के लिए नियम बनाए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस में। ये वो समय था जब पहली बार कुछ विचारकों ने सिर्फ कल्पना करने के बजाय अपनी आंखों से देखकर, अवलोकन करके जीवन का अध्ययन करना शुरू किया। यहीं पर असल में जीव विज्ञान की पहली नींव रखी गई। और इस शुरुआत के दो हीरो थे। बाईं तरफ हैं अरस्तु, जिन्हें हम जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से जीवों का अध्ययन किया। और दाईं तरफ हैं उन्हीं के स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस। इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अपनी किताबों जैसे हिस्टोरिया प्लांटरम में इन्होंने पौधों के बारे में इतनी गहराई से लिखा कि वो सदियों तक लोगों के लिए एक गाइड बुक बनी रही। सदियों तक हमारी दुनिया बस उतनी ही थी जितनी हम अपनी आंखों से देख पाते थे। लेकिन फिर एक छोटे से आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा दरवाजा खुला जिसके पार एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया मौजूद थी। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 1590 में ज़ेकेरियस और हैंस जैनसन, जो कि पिता पुत्र थे, उन्होंने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। फिर आया साल 1665, जब रॉबर्ट हुक ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके कॉर्क के एक टुकड़े को देखा और दुनिया को एक नया शब्द दिया, सेल। पर असली रोमांच तो अभी बाकी था। 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक कदम और आगे बढ़कर तालाब के पानी की एक बूंद में तैरते हुए जिंदा सूक्ष्म जीवों को देखा। सोचिए कितना अद्भुत रहा होगा वो पल। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं, ये वो लोग हैं, वो पायोनियर्स हैं जिनके काम पर आज की पूरी मॉडर्न बायोलॉजी खड़ी है। अरस्तु से लेकर ल्यूवेनहॉक तक, जैसा कि पुराने ग्रंथ भी बताते हैं, इन सभी के काम ने हमें प्रकृति को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो ये जो शब्द है कोशिका या सेल, आखिर ये आया कहाँ से? इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। जरा सोचिए, 1665 में जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले से स्लाइस को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई दिए। लैटिन में इन छोटे कमरों को सेला कहते हैं। बस यहीं से उन्होंने इन्हें सेल नाम दिया। और अपनी इस जबरदस्त खोज के बारे में उन्होंने अपनी फेमस किताब माइक्रोग्राफिया में लिखा, जिसने उस वक्त की वैज्ञानिक दुनिया में खलबली मचा दी थी। तो ठीक है, वैज्ञानिकों ने जीवन की इन नन्ही नन्ही ईंटों को यानी कोशिकाओं को देख तो लिया था, लेकिन अब एक और भी बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ था। इन सेल्स के अंदर आखिर है क्या, और इन सबका असल में मतलब क्या है? 19वीं सदी तो जैसे खोजों का दौर लेकर आई। एक के बाद एक कमाल की चीजें पता चल रही थीं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के ठीक बीच में एक डार्क स्पॉट देखा और उसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक नाम दिया। इसके कुछ ही साल बाद 1838-39 में श्लाइडन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सेल थ्योरी दी। और फिर 1840 में पुरकिंजे ने सेल के अंदर जो जिंदा लिक्विड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हर कुछ सालों में एक नई बड़ी खोज हो रही थी। श्लाइडन और श्वान की सेल थ्योरी बायोलॉजी में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसका जो मेन आइडिया था वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। सभी जीवित चीजें कोशिकाओं और कोशिका से बनी चीजों से ही बनी होती हैं। ये एक ऐसा सच है जो आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद है। अच्छा, तो सेल की छोटी सी दुनिया को समझने के बाद अब वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती थी धरती पर मौजूद जीवन की इस विशाल वैरायटी को समझना। लाखों तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन्हें कैसे समझा जाए, कैसे इन्हें एक सिस्टम में रखा जाए। और इस मुश्किल को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे एक स्वीडिश बोटानिस्ट कैरोलस लिनियस। इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है।
इन्होंने प्रकृति के इस बिखरे हुए खजाने को एक सिस्टम में सजाने का काम किया और एक ऐसा शानदार क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। लिनियस का सबसे बड़ा योगदान क्या था? चलिए देखते हैं। अपनी किताब सिस्टमा नेचुराe में उन्होंने द्विपद नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब सिंपल है। हर जीव को 2 शब्दों का एक साइंटिफिक नाम देना, जैसे हम इंसानों के लिए होमो सेपियंस। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम था। वहीं अपनी दूसरी किताब स्पीशीज प्लांटेरम में उन्होंने पौधों को उनके सेक्सुअल पार्ट्स के आधार पर क्लासिफाई किया, जिसने बॉटनी को एक नई दिशा दी। अब जब चीज़ों को नाम मिल गया, उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया, तो अगला सवाल उठा कि क्या जीवन हमेशा से ऐसा ही था या ये समय के साथ बदलता है। इसी कड़ी में 1809 में जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने एक आइडिया दिया कि जीव अपनी जिंदगी में जो गुण हासिल करते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। और फिर 1840 में ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे पर काम करते हुए म्यूटेशन थ्योरी दी। भले ही ये थ्योरीज बाद में पूरी तरह सही साबित नहीं हुई, पर इन्होंने विकासवाद यानी एवोल्यूशन की सोच की नींव रखने में एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाई। तो ये थी हमारी यात्रा, प्राचीन ग्रीस के विचारकों से लेकर 19वीं सदी के साइंटिस्ट्स तक। हमने देखा कि कैसे ज्ञान की यह मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाती है और कैसे हर नई खोज अगली खोज का रास्ता तैयार करती है। सोचकर भी हैरानी होती है, ये 2000 साल से भी ज्यादा लंबा सफर है। पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिकों ने अपने से पहले वालों के काम को आगे बढ़ाया। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि हम सबकी एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इन सभी महान खोजों ने मिलकर उस मॉडर्न बायोलॉजी की मजबूत नींव रखी, जिस पर आज विज्ञान की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। अरस्तु से लेकर डी व्रीज तक हर आविष्कारक और उनके हर आविष्कार ने हमें जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अगली बड़ी खोज कौन सी होगी। वो हमें जीवन के किन अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएगी।